हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियाई होती क्या है? किसी भी एटम में न्यूक्लियस तथा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक। आउटर मोस्ट, जैसे हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं उसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, ठीक। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ, उसी को क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे, ठीक। अब हम न्यूक्लियस तथा किसी भी एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक। किसी भी एटम को आइसोलेट करके उसकी एटॉमिक रेडियाई निकालना इम्पॉसिबल होती है, इसलिए हम एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तथा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालते हैं तथा फार्मूले में पुट करके हम इसकी एटॉमिक रेडियाई किसी भी मॉलिक्यूल का निकालते हैं, ठीक। एटॉमिक रेडियाई को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है कोवैलेंट रेडियाई, दूसरा है मेटालिक रेडियाई और तीसरा है वांडर वाल्स रेडियाई। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इन सब के बारे में यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। तो आइए हम इसमें फर्स्ट देखते हैं एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस के बारे में। द एटॉमिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उससे तथा एटम के न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई आर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इसमें क्या है हमारा? कोवैलेंट रेडियाई। कोवैलेंट रेडियाई कहाँ मिलेगा? इन नॉन मेटल्स एंड इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। नॉन मेटल और कोवैलेंट मॉलिक्यूल में कोवैलेंट रेडियाई मिलेगा, ठीक। सेकंड हमारा होगा मेटालिक और क्रिस्टल रेडियाई, ये हमको कहाँ मिलेगा? मेटल में। थर्ड हमारा है वांडर वाल्स और कोलिजन रेडियाई, ये हमको वांडर वाल्स जो मॉलिक्यूल होंगे, वांडर वाल फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। इसके बारे में अच्छे से आप लोग उसको पहले जाके देख लीजिएगा जिससे कि आपको वांडर वाल्स रेडियाई अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम पहले देखते हैं इसमें कोवैलेंट रेडियाई के बारे में। कोवैलेंट रेडियाई क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू सेम एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोई दो एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होता है, ठीक, अटैच होता है, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस, जैसे कोई ये दो एटम है, ठीक, मान लीजिए क्या है? Cl2 कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है Cl, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है? फर्स्ट क्लोरीन एटम है, सेकेंड। इनके बीच, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। जैसे ये क्या है? ये हमारा मान लीजिए D है, इन दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है, तो हम इसका हाफ कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। रेडियस, कोवैलेंट रेडियस क्या आएगा? D/2। D क्या है? D यहाँ है हमारा क्या? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक। क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन एटम। और हमें यहाँ क्लोरीन का निकाल रहे हैं तो RCl हो जाएगा। क्लोरीन का देखेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है इसके बीच का डिस्टेंस वो क्या होता है?
198 पिकोमीटर होता है। ठीक, तो हम क्लोरीन का निकालेंगे तो 198/2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 99 पिकोमीटर आ जाएगा, 199 पिकोमीटर। ठीक, तो ये था क्या कोवैलेंट रेडियाई। अब हम कोवैलेंट रेडियाई में भी हमको दो केस पढ़ने पड़ेंगे। पहला होगा हमारा होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा होगा हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये दो केस बनेंगे। अब हम दोनों डिफरेंट केस को पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कोवैलेंट रेडियाई के डिफरेंट केस के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल जब कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे A2 टाइप का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल Cl2 हो गया, H2 हो गया, इसमें सेम टाइप के एटम बॉन्ड कोवैलेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। ठीक, एक्सेप्ट्रा। इसमें देखेंगे दो क्लोरीन एटम, ठीक, बॉन्डेड है। मान लीजिए A2 टाइप का मॉलिक्यूल है, A और A, यह Cl कर सकते हैं। ये इनका न्यूक्लियस है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, RA होगी। ये भी RA होगा क्योंकि सेम एटम है। ठीक, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, DAA इक्वल टू क्या होगा, RA प्लस RA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2RA। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, कोवैलेंट रेडियाई RA क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू A2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा DAA/2। मतलब यहाँ पे क्या करना है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोवैलेंट रेडियाई इन फर्स्ट केस होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, कोवैलेंट रेडियाई का ये फार्मूला आ गया। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या था हमारा Cl2 का क्या आता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या था 198 पिकोमीटर। ठीक, पिकोमीटर। तो जब हम इसका कोवैलेंट रेडियाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोवैलेंट रेडियाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 198/2 इक्वल टू 98 पिकोमीटर। ठीक, नेक्स्ट केस है हमारा इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, जैसे कि हमारा कोई मॉलिक्यूल AB है, इसमें मॉलिक्यूल के दोनों एटम डिफरेंट होंगे, AB। ठीक, इसमें कैसा मॉलिक्यूल होगा, कैसा HF टाइप का। ठीक, HF टाइप का क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, जिसमें कि दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कंडीशन में दो केस बनता है, जब इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B आर सेम, जब A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, तब क्या केस बनेगा कि DAB इक्वल टू क्या होगा, RA प्लस RB। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, B इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B आर डिफरेंट, जब A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तब
दो फार्मूलों के द्वारा हम कोवैलेंट रेडियाई निकालेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा होगा स्टीवेंसन और शूमेकर फार्मूला। इसमें डी ए बी इक्वल टू क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू मॉड डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ठीक, नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा क्या, पोर्टरफील्ड। इसमें क्या होगा, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.07 मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये कब होगा, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट हो। ठीक, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि स्टीवेंसन और शूमेकर फार्मूले से क्या निकालिए, कोवैलेंट रेडियाई निकालिए, आर ए निकालिए, आर बी निकालिए। ठीक, और चीज़ें जो रहेंगी वो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दिया रहेगा सबका। ठीक, और आपको बताएगा कि किस फार्मूले से निकालना है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होगी तब। ठीक, नहीं तो बाकी सब हम कोवैलेंट रेडियाई इन जो फार्मूला दिया रहेगा उससे हम निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारा कोवैलेंट रेडियाई के डिफरेंट केस थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेटालिक रेडियाई। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मेटालिक रेडियस और वान डेर वाल्स रेडियस के बारे में। मेटालिक रेडियस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम। ये क्या होता है, जो दो एडजेसेंट एटम होते हैं उसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ होता है, मतलब आधा होता है इन द मेटालिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस। ठीक, मान लीजिए हमारा कोई दो एडजेसेंट एटम है मेटालिक ए और बी। ठीक, ये क्या है, ये ए है और ए वाला बी है, तो इसका न्यूक्लियस ए बी का न्यूक्लियस। ठीक, तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, डी ए बी। ठीक, तो डी ए बी का हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेटालिक रेडियस। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, मेटालिक रेडियस का फार्मूला हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, वान डेर वाल्स रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस क्या है, उसके पहले हम देखेंगे क्या वान डेर वाल्स फोर्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा था। वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, कि इन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच जो वीक इंटरेक्शन फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं। द इंडिविजुअल नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डेर वाल्स फोर्सेस। मतलब जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल वान डेर वाल्स फोर्स द्वारा क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, मतलब एक वीक इंटरेक्शन द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, वान डेर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। वान डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम। मतलब जैसे हम पहले देख लेते हैं क्या होता है वान डेर वाल्स फोर्स। जैसे HCl कोई मॉलिक्यूल है, H पे पॉजिटिव और Cl पे पार्शियली निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार एक क्लोरीन एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक, तो यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच एक वीक इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो अब आइए हम देखते हैं वान डेर वाल्स रेडियस क्या होता है। वान डेर वाल्स रेडियस
इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स। यहाँ नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम क्या है? ClOH। जैसे कि यहाँ पे कोई दो मॉलिक्यूल का ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों क्या है? ऐड है। ठीक, नॉन बॉन्डेड दो मॉलिक्यूल कौन है? ये दोनों के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका आधा। ठीक, ये नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम है। ठीक, इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ वही क्या होता है? हमारा वान डेर वाल रेडियस होता है। RB इक्वल टू, मान लीजिए A है, A B है, तो इसका A का न्यूक्लियस है, ये B का न्यूक्लियस है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? DAB। क्या हो जाएगा? DAB बाई 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वान डेर वाल्स रेडियस। ठीक, इसमें दो नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारा? वान डेर वाल्स रेडियस आ जाता है। ठीक, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या होगी इसके? सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे वान डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो वान डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इसमें फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा, यानी जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? साइज छोटी हो जाएगी। कैसे? जब कोई एटम है, न्यूक्लियस है उसका, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? ज़्यादा खींचेगा। जब खींचेगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? इसकी साइज छोटी हो जाएगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना क्या होगा? वीक होगा, एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा। ठीक, साइज क्या होगा? जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसे बोलते हैं एन को। ठीक, सेल्स जितना ज़्यादा होगा एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा। जैसे इसमें 2 सेल है तो इसका साइज जितना है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, सेल बढ़ाते चले गए, साइज इसका क्या होगा? बड़ा होता चला जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? अगर सेल, नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक, सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? साइज भी बढ़ेगी। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड्स क्या होता है साइज का किसी भी पीरियड और ग्रुप में। आप इसको देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या होता है? जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगी? बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो साइज कम होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे सेकेंड ग्रुप में हम सेकेंड पीरियड में लेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो क्या होगी? साइज छोटी होगी, मतलब फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी साइज लिथियम की। ठीक, साइज का ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे बड़ा लिथियम और सबसे छोटा फ्लोरीन। ठीक, सेकेंड जब देखेंगे इन ग्रुप
टॉप टू बॉटम आते हैं। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, सेल्स यानी एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स बढ़ते जाते हैं। जब सेल्स बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगी, साइज और रेडियाई भी बढ़ेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ग्रुप ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेल होगा। ठीक, उसके बाद लिथियम की साइज होगी, लिथियम में 2 सेल, सोडियम में इसी प्रकार। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होती है, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे ग्रुप में तो साइज बढ़ेगी। ठीक, ये जनरल ट्रेंड्स थे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है, जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं वो अपने पीरियड में सबसे बड़ी साइज की होती हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम है, इसके अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की साइज हीलियम से बड़ी होनी चाहिए। बट जितने भी इनर्ट गैस हैं हम उसका वान डेर वाल्स रेडियस लेते हैं, जिसके वजह से हमने इसके पहले ऑर्डर देखा था, वान डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है। इसलिए यहाँ होना तो हाइड्रोजन को बड़ा चाहिए, लेकिन होता क्या है, हीलियम की साइज हाइड्रोजन से बड़ी होती है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जब सेकेंड पीरियड में आते हैं तो नियान यहाँ पे होता है। ठीक, यहाँ पे होता है तो इसका मतलब फ्लोरीन से भी छोटी साइज नियान की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नियान की साइज इसके पीरियड में सबसे बड़ी होती है, तो हमने नियान को पहले लिया। ठीक, उसके बाद लिथियम। जब इनर्ट गैस आ जाएगी तो हमको क्या करना है, उसकी साइज सबसे बड़ी रखनी है। ठीक, सेकंड एक्सेप्शन आता है, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ गैलियम। ठीक, ऐसा क्या होता है, जब हम कार्बन, देखिए एल्युमिनियम और गैलियम ग्रुप में जब देखेंगे एल्युमिनियम की साइज क्या होगी, एल्युमिनियम की साइज होनी क्या चाहिए, छोटी। क्यों, क्योंकि ग्रुप में एल्युमिनियम इससे ऊपर रहता है गैलियम से, तो एल्युमिनियम की साइज छोटी होनी चाहिए और गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए। लेकिन गैलियम में क्या होता है, 3d10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जिसके वजह से इसकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है। ठीक, स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से एल्युमिनियम और गैलियम की जो साइज होगी वो नियरली इक्वल होती है। ठीक, और थर्ड हमारा एक्सेप्शन है, जब हम 3D सीरीज में जाते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम ऐसे चले आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकिल की साइज जो होती है नियरली इक्वल हो जाती है। और उसके बाद कॉपर और जिंक, Zn की जो साइज होगी वो इससे क्या होगी, इससे बड़ी हो जाती है। ठीक, तो इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए इधर से इधर जाने पे साइज क्या होगी, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरकम कर देता है सिग्मा को। ठीक, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल आ जाती है। आयरन, कोबाल्ट और निकिल की साइज लगभग बराबर होती है। ठीक, और यहाँ पे सिग्मा डोमिनेट कर देता है किसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। मतलब जब ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक,
न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। लेकिन जब हम Cu और Zn को देखते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्सन ज़्यादा शो करते हैं। ठीक, रिपल्सन ज़्यादा इनकी अपेक्षा Cu और Zn के इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और रिपल्सन ज़्यादा देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन ज़्यादा देते हैं, इससे कि इसकी साइज इससे बड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ सिग्मा डोमिनेट करता है किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक, यहाँ सिग्मा डोमिनेट कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। मतलब सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा लगता है इन सब के अपेक्षा। इसलिए Cu और Zn की साइज जो होगी वो इन सब से ज़्यादा होगी। ठीक, ये था कुछ एक्सेप्शन। इसी प्रकार